तो दोस्तों आज है मंडे और मुझे लगा था कि आज फुटबॉल में कुछ ज़्यादा उथल-पुथल नहीं होगी। फिर भी मैंने एक बार न्यूज़ देखी और उसमें जो न्यूज़ आई, उसने मुझे थोड़ा शॉक कर दिया, बाकी लोगों को शायद किया हो ना किया हो, कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रूबेन अमोरिम को सैक कर दिया है। ये तब हुआ है जब फाइनली मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छा खेलना शुरू कर चुकी थी। इसके पहले अगर आप देखो, आप भले कह सकते हो कि उन्होंने जो लास्ट के 2 परफॉर्मेंस दिए वो शायद वुल्व्स के अगेंस्ट जो ड्रॉ था वो या लीड्स के अगेंस्ट जो ड्रॉ था। आप चाहते हो कि इसमें यूनाइटेड जीते, लेकिन आप ये भी देखो कि उनके जो प्लेयर्स अभी चोटिल हैं, हैरी मैग्वायर चोटिल हैं, ब्रूनो फर्नांडिस चोटिल हैं। उसके अलावा उनके कई प्लेयर्स अभी अफ़कॉन खेलने गए हैं, जो 3 उनके मतलब 5 स्टार्टिंग जो प्लेयर्स हैं वो टीम के बाहर हैं। ऐसे में अगर वो कॉम्पिटिटिव फुटबॉल खेल रहे हैं और जो लीड्स के खिलाफ वो दोनों हाफ में खेले, चाहे वो पहले हाफ में हो चाहे सेकंड हाफ में हो, तो वो कहीं न कहीं लीड्स काफ़ी बेहतर थे। ऐसा नहीं था कि हम पुराने मैनचेस्टर यूनाइटेड को देख रहे हैं, जो पुरानी और जो अपने से नीचे वाली टीमों के खिलाफ भी खराब खेलती है। तो ऐसा परफॉर्मेंस तो नहीं दिया था टीम ने, तो मुझे लगा कि शायद कहीं न कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड पिछले सीज़न से काफ़ी बेटर है और सैक करना मुझे नहीं लगता एक बढ़िया डिसीज़न था। जैसा इसके पहले कई प्लेयर्स ने जो यूनाइटेड के लिए खेल चुके हैं या जो अभी जैसे रैशफोर्ड का स्टेटमेंट था कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट को बैक कर रहे हो उसको उसको फुल्ली बैक करो। जैसे आपने देखा हो मैनचेस्टर सिटी जब पिछले साल काफ़ी ज़्यादा खराब खेल रही थी, जब वो 9 की 10 मैचें में से सिर्फ 1 मैच जीत पाए थे और लगातार हार रहे थे, ड्रॉ भी नहीं खेल रहे थे। उस समय जैसे मैनचेस्टर सिटी के बोर्ड ने पेप गार्डियोला को बैक किया था। उसके पहले अगर आप जाओ, ज़ावी फर्नांडिस जब एक टाइम पे बार्सिलोना के लिए काफ़ी खराब परफॉर्मेंस दे रहे थे, उस समय भी बार्सिलोना के बोर्ड ने उनको बैक किया था जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि वो खुद ही रिज़ाइन कर देंगे। उस समय बोर्ड ने काफ़ी बैक किया था, हालाँकि बाद में उनको सैक कर दिया गया था एंड ऑफ द सीज़न। लेकिन स्टिल जब आप मिड सीज़न में होते हो और आपकी टीम कहीं न कहीं बेहतर खेल रही है पिछले सीज़न से, जब आपके पास नई साइनिंग्स हैं, आपने इन्वेस्ट किया है, एक कोच में इन्वेस्ट किया है, तो ये ऐसा सैक करना मुझे लगता है कहीं न कहीं एक बेवकूफ़ी भरा डिसीज़न है। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, जैसा हमने चेल्सी के साथ देखा कि लास्ट में जो डिसीज़न लेना होता है वो एक हायरार्की लेती है, जो वहाँ के चेयरमैन हैं वो लेते हैं और जो क्लब को रन करते हैं वो लेते हैं। और आप खुद अगर देखें तो पिछले साल के हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर उनके सारे प्लेयर फिट होते, उन्होंने लिवरपूल को हराया था। अक्टूबर में रूबेन अमोरिम को कोच ऑफ द मंथ भी दिया गया था प्रीमियर लीग में। तो ऐसे में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वो। तो उनकी सेकंड कहीं न कहीं परफॉर्मेंस बेस्ड तो नहीं है, लेकिन ग्रिम्सबी डाउन के बाद जो उनका स्टेटमेंट है, जो काफ़ी मैचेस के बाद जो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए, वो कहीं न कहीं शायद हायरार्की के साथ फिट नहीं बैठे। और जहाँ पे उनकी एक माँग थी, जब मैनचेस्टर यूनाइटेड एक सेंट्रल मिडफ़ील्ड के लिए जा रहा था, फिर ये खबर आती है कि वो जो जनवरी का जो ट्रांसफ़र विंडो है, उसमें शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड नया प्लेयर नहीं लेके आएगी, तो शायद और कुछ उठापटक हुई होगी दोनों के बीच, जिसके बाद ये स्टेटमेंट अचानक से आता है कि रूबेन अमोरिम को सैक कर दिया गया है। क्योंकि आप देखो, एक टीम जो कि 15वें पोजीशन पे है, मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी टीम जो पिछले सीज़न 15वें पोजीशन पे थी, उसको उसकी टीम, उसके हायरार्की ने बैक किया। उन्होंने बैक किया कि आप एक फुल सीज़न के साथ आओ, एक फुल पूरे रिइंफोर्समेंट्स के साथ आओ। उन्होंने 3 बड़े प्लेयर्स खरीदे, सेस्को, म्यूमो, उसके बाद मैथ्यूस कुन्या, और इस वक़्त काफ़ी अच्छा तीनों परफ़ॉर्म कर रहे थे। मुझे लगता है म्यूमो काफ़ी अभी तक की शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड की बेस्ट साइनिंग थे इस साल की, और उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर था। तो ऐसे में उनकी एब्सेंटी में भी टीम काफ़ी अच्छा खेल रही थी। एस्टन विला से ज़रूर हारे हैं, लेकिन अगर आप देखो तो लास्ट कुछ मैचेस में उन्होंने ड्रॉज खेले हैं, हारे नहीं हैं। तो परफॉर्मेंस बेस पे ये शायद डिसीजन नहीं था। ये जहाँ तक है, ये एक हायरार्की बेस्ड डिसीजन था, जो कि चेल्सी में भी हुआ था। आपने देखो तो चेल्सी के बार्सिलोना को हराने के बाद से जो उनके मैचेस थे, जहाँ पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था एवर्टन को हराने के बाद कि वर्स्ट 48 आवर्स ऑफ माई कैरियर। तो ऐसे स्टेटमेंट्स जब आप देते हो तो आप शायद हायरार्की से कहीं ना कहीं कट जाते हो, और हायरार्की एक ऐसा डिसीजन लेती है जो कि शायद स्पोर्टिंगली उतना अच्छा ना हो, लेकिन अब वो डिसीजन वो किस बेस पे लेते हैं ये तो वही जाने। लेकिन ये दोनों ही डिसीजन शायद स्पोर्टिंग नहीं थे। और एज अ फुटबॉल फैन मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड एक अच्छे पाथ पे था, एक अच्छे कोच को फॉलो कर रहे थे वो लोग। हालाँकि उनका जो 3 डिफेंस सिस्टम था वो काफ़ी क्रिटिसिज्म में था, उसके बाद भी मैनचेस्टर यूनाइटेड काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर चुकी थी। और अभी-अभी लिसांद्रो मार्टिनेज टीम में वापस आए थे, तो टीम कहीं न कहीं बिल्ड हो रही थी और एफ़कॉन के बाद शायद बेहतर परफॉर्मेंस करते और टॉप 4 में अच्छी जगह बना सकते थे। लेकिन ऐसे में ये सैक करना कहीं न कहीं फिर से मैनचेस्टर यूनाइटेड को वहीं ढकेल देता है, जहाँ वो टेन हैग के पहले थे, जहाँ वो शस्ने के पहले थे, जहाँ वो मोरिनो के पहले थे। और अंत में मुझे लगता है फिर से ये वही हो रहा है जो पहले हुआ था, कि आप एक मैनेजर को बहुत ज़्यादा बैक नहीं करते हो, आप उसकी डिमांड्स पूरी नहीं करते हो। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया अमरून ने कि आई एम नॉट अ हेड कोच, आई एम द मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो कहीं न कहीं शायद आप उनके चहेते प्लेयर्स जो
जिस स्टाइल का वो प्ले करना चाहते हैं, जिस स्टाइल के प्लेयर्स को चाहते हैं, जिस टाइप का वो प्ले बिल्डअप करना चाहते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में, अगर आप ऐसे प्लेयर्स नहीं दे पा रहे हो उनको, तो कहीं न कहीं आप एक मनमानी कर रहे हो हायरार्की के थ्रू, और शायद इसी वजह से दोनों के रिश्तों में कुछ खटास आई होगी और जिसके बाद हमें ये न्यूज़ मिली है। आपकी क्या राय है इस पे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या बेटर कर रहा था या और बेटर कर सकता है? और कौन-सा ऐसा नया कोच होगा जो रूबेन अमोरीम की जगह लेगा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए खेल फुटबॉल।